साथियों नमस्ते। मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर। खबर 10 तक में हम आज बात करेंगे फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में, और सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति नहीं, तो महाराष्ट्र की राजनीति डेफिनेटली देश की राजनीति को प्रभावित करती है। महाराष्ट्र में एक तो संघ का हेडक्वार्टर है नागपुर में, दीक्षा भूमि है नागपुर में, और वर्धा नागपुर से 75 किलोमीटर पर 70-75 किलोमीटर पर, मतलब 1-1.25 घंटे की दूरी पर महात्मा गांधी की कर्मभूमि जो सेवाग्राम आश्रम है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, वो आश्रम भी है। तो ये अम्बेडकरवादी विचारधारा, ये धर्मांतर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, जो ऐतिहासिक है, दुनिया जानती है। संघ भूमि, स्थापना यहीं पे हो गई है संघ की, और हेडगेवार जो है संस्थापक, उनका अकेला स्मारक, अकेला पुतला या मूर्ति जो भी बोलिए, तो वो नागपुर में ही है, बाकी उन्होंने कहीं रखे नहीं है। मेन बात क्या है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा अध्याय लोकसभा के पहले महाविकास आघाड़ी का गठन करके यहाँ पे किया लिखा गया था, जिसमें उद्धव ठाकरे की अहम भूमिका थी। शरद पवार का दिमाग होगा, डेफिनेटली शरद पवार का दिमाग होगा, और फिर कांग्रेस ने भी उनको सपोर्ट किया होगा। इस तभी ये खिचड़ी पक गई, 3 पार्टियां एक आ गई और महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ, और उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, चीफ मिनिस्टर बन गए। 2.5 साल सरकार चली, लेकिन बीजेपी वाले ऐसे हैं कि उनको तो सत्ता के बगैर वो जी नहीं सकते, क्योंकि उनके पाप ही इतने हैं, पाप ही इतने हैं कि उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सरकार में रहना ही पड़ेगा। बाकी लोगों को सरकार को स्थिर अगर बनने दिया किसी को, और उनकी फाइलें अगर खोलना शुरू हो गया, तो ये तो सब के सब जाएंगे। फिर वो योगी हो, फडणवीस हो, मोदी हो, शाह हो, वो आसाम वाले हो, विश्व शर्मा, और भी इनके बहुत सारे मंत्री भी देखिए ना, कितना घटिया स्तर का उनका बर्ताव होता है, कितने घटिया स्तर के स्टेटमेंट्स करते हैं। जिस तरीके से बाकी विरोधी पार्टियों के उम्मीदवार के या नेताओं के स्टेटमेंट्स के खिलाफ केसेस की जाती है, कोर्ट में चले जाते हैं लोग, वो पैमाना अगर मान लिया जाए, तो इन लोगों को, बीजेपी वालों के, यानी फडणवीस से लेकर, फडणवीस को छोड़ दीजिए, शाह हो या अपने मोदी हो या और भी कोई नेता हो, तो इन लोगों को तो उनके कंपैरिजन में सीधा फांसी पे ही लटकाना चाहिए। इतने घटिया इनके बर्ताव है, इनका बिहेवियर है, संसद में है, बाहर में है, ये गालियां देते हैं, इनके भाषण है, सीधे फांसी पे लटकाना चाहिए इन लोगों को। इतने घटिया स्तर के ये 13 के बाद में, मोदी जी के उदय के बाद में, या गुजरात में ही जब मोदी जी का उदय हुआ, तब से ही वो देश की राजनीति में इतनी बड़ी घटिया दुर्गंधी फैल गई, गंदगी फैल गई कि कुछ पूछिए मत। और संघ भी चुपचाप रहा, कभी बोला नहीं संघ ने। अभी भागवत कुछ भी बोले, कुछ भी बताए, संस्कार वगैरह इनसे तो कोई, इन संस्कार और अच्छे संस्कार और ये संघ, इनका कोई वास्ता ही नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खैर छोड़िए। तो मेन बात यह है कि वो जो प्रयोग था महाविकास आघाड़ी का, वो हार गए विधानसभा में, लोकसभा में जीत गए, विधानसभा में हार गए, और जैसे ही हार गए और सत्ता चली गई, तब से शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इनके खेमे में हलचल, यानी अस्वस्थता फैल गई, असाधारण महसूस करने लग गए। इनको हालांकि बहुत कम सीटें मिली, ये भी ठीक है, ये तो चलता है। बीजेपी के पास में भी 2 सीटें थी, पूरे देश में 2 सीटें थी, तब भी वो लोग डरे नहीं, वो काम करते रहे, ये उनको मानना पड़ेगा इस तरीके से। लेकिन ये लोग है कि शरद पवार है, फिर वो उद्धव ठाकरे है, इनके जो चली गई सत्ता और कम सीटें आ गई, तो घबरा गए ये लोग। अब ऐसे ही इसमें बार बार, एक आध बार ठीक है, वही मुख्यमंत्री बन गए तो चलो उनका स्वागत करो, उच्च दे दो, अच्छी परंपरा है, चलेगा, मगर बार बार उनकी तारीफ क्यों कर रहे भाई? और तारीफ ही अगर करते थे, तारीफ करने लायक, तारीफ के काबिल है, अगर असल में उनका पहला कार्यकाल अगर देखा जाए, तो उस कार्यकाल की तुलना में फडणवीस का नया कार्यकाल शुरू जो हो गया, बहुत घटिया है। कितने मर्डर हो रहे, करीब करीब रोज, एक हफ्ते में तो मर्डर होता ही है, एक हफ्ते में मर्डर होता है, पुलिस स्टेशन में लोग मरते हैं, खुलेआम मर्डर हो जाता है, क्या क्या नहीं होता है देखिए।
फिर भी इनको इतनी तारीफ करने की फडणवीस का प्यार इतना क्यों इनके मन में उमड़ के आया है? क्यों उमड़ रहा है? फडणवीस, फडणवीस, फडणवीस। सुप्रिया सुले भी बोलती है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी कोई काम ही नहीं कर रहा है। शरद पवार बोलते हैं कि भई कायदा व सुव्यवस्था और शांतता वगैरह रखने के लिए ज़िम्मेदार सिर्फ़ फडणवीस नहीं है, बाकी लोगों की भी ज़िम्मेदारी है। मेरे भाई ठीक है ना, आप बड़े नेता हो मगर इतनी तारीफ़ करने की ज़रूरत क्या है? सभी को समझता है। सभी को समझता है ना, फिर जितेंद्र आव्हाड को आप बोल रहे हैं, आपके ही तो नेता है जितेंद्र आव्हाड। वो लगाते हैं कि भाई इतना बड़ा इतने बड़े अच्छे सरपंच का दिन दहाड़े खून हो जाता है, बहुत ही क्रूरता से खून होता है, मर्डर किया जाता है और उसको पकड़ा नहीं जाता। जिसके बारे में शक है वो अभी भी हीरो जैसा ये काम कर रहा है। आपने कुछ नहीं बोला उस पे, जो भी एक स्टेटमेंट दे दिया हो गया और फिर ऊपर से शरद ये फडणवीस इतने कैसे क्या आपके लिए सज्जन हो गए, महापुरुष हो गए। तो शरद पवार बार-बार तारीफ कर रहे हैं, ऐसी भी नहीं तो एक प्रोग्राम वाकया ऐसा है कि एक कार्यक्रम हुआ पुणे में, एक सरहद नाम की संस्था है और महाराष्ट्र साहित्य परिषद है, साहित्यकारों का संगठन है, अच्छा संगठन है, सरहद ये अच्छी संस्था है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी वो साहित्य सम्मेलन वगैरह दिल्ली में हो रहा है तो सरहद के तत्वावधान में ही हो रहा है मेरे ख्याल से। उसके स्वागताध्यक्ष भी शरद पवार है ऐसा सुना है और इसीलिए उनका इन्विटेशन देने के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास भी गए थे ऐसा सुना है शरद पवार। क्या जरूरत थी भाई? साहित्य सम्मेलन कितना है, कितने लोग होते हैं, क्या इतना बड़ा है साहित्य अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का महत्व ही क्या है? उद्धव ठाकरे अपने शरद सॉरी बाला साहब ठाकरे ने बोला था सभी बैल आते हैं इसमें, बोल दिया था। साहित्यकार कितना और कोई अगर प्रोग्रेसिव विचार रखने वाले लोग हैं तो गेस्ट को कैंसिल कर देते अध्यक्ष को। इतने घटिया लोग, इतने डरे लोग, इतने जो क्या बोलते हैं शरणागत लोग, जो मोदी के तलवे चाटने वाले लोग, सत्ता के तलवे चाटने वाले लोग, उनके लिए आप अगर साहित्य सम्मेलन का अगर स्वागताध्यक्ष बन जाते हो और उसके लिए निमंत्रण देने के लिए मोदी के पास, वो संस्था का है ना काम, आपका थोड़ी है, आपको क्या लेना देना है। लेकिन गए तो शरद पवार की राजनीति में शरद पवार ने क्या बोला वहां पे कि भाई वही कि भाई महाराष्ट्र में शांति बनाए रखना ये काम है। ये अपने फडणवीस अच्छा काम कर रहे और वो अकेले नहीं ये कर पाएंगे तो आप सब लोग मतलब हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, मतलब अकेले फडणवीस जिम्मेदार नहीं है ऐसा उनका कहना है कि अरे भाई कानून किसके हाथ में है, वही फडणवीस कितना अगर ऐसा हो यही वाकया अगर फडणवीस मतलब महाविकास आघाड़ी के जमाने में हो गया होता ना तो फडणवीस अभी तक जिले जिले में रस्ते रस्ते में और चौक चौक में नागिन डांस कर रहे होते, नागिन डांस कर रहे होते। बीजेपी सारी बीजेपी फडणवीस के साथ में सारी बीजेपी नागिन डांस कर रहे होते। कंगना राणावत भी बोल रही होती, वो अमरावती वाले भी बोल रहे होते, वो जो है उनकी। तो कहने का मतलब ये भाई आपको इतनी क्या पड़ी है और संघ की तारीफ करेंगे मतलब फडणवीस बार बार इतने में क्या बार बार हो गया। मैं बोल रहा कि अच्छी बात है तो उसकी अच्छी बात के लिए करो मगर हर जगह पे आपको संघ की तारीफ करने की क्या जरूरत पड़ रही है। उनकी बेटी ने भी मतलब सुप्रिया सुले ने भी बोल दिया कि फडणवीस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी बात है। ठाकरे 3 बार मिले, आदित्य ठाकरे 1 महीने के 1 डेढ़ महीने के अंतराल में 3 बार मिले हैं फडणवीस को। क्या भाई क्या काम है कि आपके साथ में मिलने से आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे? आपको ये लगता है फडणवीस या बीजेपी वाले या शाह या अपना मोदी इतने सीधे हैं? अरे ये बहुत टेढ़े लोग हैं। आप जितने हैं ना आप आपको मालूम नहीं क्या, आपको राजनीति समझती नहीं क्या? वो 2 कप चाय पिलाएंगे आपको, 2 कप चाय के बदले आपकी 10 शुगर फैक्ट्री आप दबोच लेंगे, आपसे छीन लेंगे। इतने जहरीले हैं, इतने खतरनाक है, इतने षड्यंत्रकारी है, इतने धोखादायक है। इन पे कोई भरोसा नहीं करता मोदी और शाह पे। और आपको क्या लग रहा है कि आपने थाली में उनके लिए अगर फूलों का गुलदस्ता अगर उनके हाथ में थमाया, आप उनके कदमों पे गिरेंगे ना तो और उसमें खुश नहीं होंगे, वो दिखाएंगे सारी दुनिया को देखो कैसे हमारे कदमों पे गिर रहे हैं। और ऊपर से ये आपको तलवे चाटने के लिए लगाएंगे, सिर्फ गिरने से नहीं होगा, नमस्कार करने से नहीं होगा। ये वो प्रवृत्ति है, ये विकृति है। अरे भाई अडवाणी जैसे आदमी ने मोदी की कुर्सी बचाई सीएम पद की, गुजरात में जो इन्होंने नरसंहार करवाया ऐसा जो बोला जाता है और शक है लोगों के मन में, क्यों नहीं ईमानदारी से ये होने देते हैं? चौकसी क्यों नहीं होने देते? इंक्वायरी क्यों नहीं होने देते? क्यों कानून को केस वहां से इधर लाना पड़ता है?
तो ऐसे इसमें जिन अडवाणी ने मोदी को सीएम पद की कुर्सी से हटाने से बचाया, मतलब उनका मुख्यमंत्री पद जिन अडवाणी ने अपने बदौलत, मतलब अपनी प्रतिष्ठा लगा के, अटल जी तक प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो हटाना चाहते थे, तो उन्होंने जिन्होंने बचाया उस आदमी को, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, जैसे ही ये प्राइम मिनिस्टर बन गए मोदी, कचरे के टोकरी में फेंक दिया मिस्टर पवार साहब, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, जरा वो याद करिए। आपको लगता होगा कि हम अगर फडणवीस से के चरणों में गिर जाएंगे या फडणवीस से बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, 10 बार मिले, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि फडणवीस के हाथों में भी कुछ नहीं है। फडणवीस भी कठपुतली है। फडणवीस अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो एक झटके में इनको भी फेंक देंगे। कहाँ फेंक देंगे ये पता नहीं। फडणवीस को भी इसका आइडिया है, इसलिए वो डरे डरे रहते हैं, इसलिए वो सहमे सहमे है। मुख्यमंत्री बनने के बावजूद कोई जोश नहीं है उनके मन में, उनके चाल में, चलन में, ढंग में कुछ नहीं है। बॉडी लैंग्वेज उनकी निगेटिव है, वो डरे हुए हैं। उनको उनको अब पूरा यकीन आ गया है कि मैं फंस गया हूँ। अरे भाई, जिस संघ चालक को नहीं मानते यार, तो कहाँ के शरद पवार, कहाँ के उद्धव ठाकरे, कहाँ के सुप्रिया सुले, कहाँ के आदित्य ठाकरे। ये भ्रम में मत रहो, और जाना है तो खुले आम जाओ ना। नहीं जाएंगे ये डायरेक्टली, अभी तो नहीं जाएंगे मुझे लगता है, लेकिन ये लोग जो है ना, लोगों को गुमराह करते रहते हैं। इधर लड़ने का बहाना बनाते हैं, वो अंदर से अपने चाय पीने जाएंगे, 10 बार मिलने के लिए जाएंगे। क्या मिलने के लिए जाने की जरूरत है? क्यों एक साथ आने की जरूरत है? लोगों में मैसेज क्या जाता है? लोगों को बेवकूफ समझ रहे हो आप लोग? लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। और समाज ने भी, जनता ने भी ये समझ लेना चाहिए कि इन नेताओं की फितरत क्या है, इन नेताओं का असली चरित्र क्या है। ये हमें लड़ने के लिए बोलते हैं, हमें झगड़े और सत्ता आगे आगे की इधर, क्योंकि इनके पाप है, इनके कारनामे। देखिए, एक बात सच है कि आज की राजनीति में 10% भी लोग ईमानदार होंगे मुझे नहीं लगता नेताओं में। 90% नेताओं के लफड़े हैं, 90% नेताओं के कई फाइलें हैं, कई इनके कारनामे हैं, करप्शन के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया हुआ है। हर पार्टी चलाने के लिए इनको बहुत पैसा लगता है, चुनाव लड़ने के लिए पैसा लगता है। एक मामूली आदमी धनंजय मुंडे का जो असिस्टेंट करके वगैरह जो था, उसके घर में काम वगैरह करता था, एक इनके गोपीनाथ मुंडे जी के घर में, तब से उस आदमी की 1,500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। देखिए, वो कोई बड़े पद पे नहीं है, आमदार भी नहीं है। 1,500 करोड़ की प्रॉपर्टी, और मुंडे भी कोई बहुत बड़े नेशनल या स्टेट लेवल के नेता नहीं थे। उस आदमी की यार 1,500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उसका ये घर में काम करने वाले की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो मुंडे की कितनी प्रॉपर्टी होगी? तो मुंडे की प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लगाइए कि शरद पवार की कितनी होंगी, उद्धव ठाकरे की कितनी होंगी, आदित्य ठाकरे के नाम से कितनी होंगी, सुप्रिया सुले के नाम से कितनी होंगी, और उनके पार्टी के नेताओं की प्रॉपर्टी कितनी होगी। इसका मतलब बीजेपी के गडकरी की कितनी होगी? आपको लगता है कि ये ईमानदार लोग हैं? कोई ईमानदार नहीं है। फडणवीस की कितनी प्रॉपर्टी मालूम है आपको? मोदी के नाम से नहीं होंगे डायरेक्ट, मगर इतनी सारी कंपनियां, इतना इतना सारा पैसा जाता कहाँ मेरे भाई? कहाँ जाता है बोलिए? ये निर्मला सीतारामन को पूछिए, कोरोना के समय में जो इतना सारा गया कहाँ? ये हमें बेवकूफ बनाते हैं, सावधान रहिए। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो शरद पवार वगैरह कर रहे हैं, मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि कांग्रेस ने इनसे हट जाना चाहिए। कांग्रेस ने इन लोगों को, ये धोखेबाज लोगों के चक्कर में नहीं आना चाहिए, अपना खुद का जनाधार बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही देश में सबसे बड़ी पार्टी है। एक हिसाब से ईमानदारी से, इनके तो मिस कॉल वाले मेंबर्स है यार, और बिके हुए लोग हैं। कांग्रेस के कितने लोग हैं इनके साथ में? इसीलिए ईमानदार पार्टी को, उसमें भी सभी लोग ईमानदार होंगे ऐसा मेरा कहना बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ईमानदारी का प्रमाण कांग्रेस में ज्यादा है। उनके ध्येय धोरण भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए कांग्रेस में इसमें आना चाहिए। इन लोगों के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस में क्या होता है, देश में क्या होता है देखते हैं। महाविकास आघाड़ी रहती है या टूटती है ये भी देखते हैं। तब तक देखते रहिए खबर 10 तक। धन्यवाद।